हेलो गाइस, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप कैसे बेवकूफ बनते हैं वो एक बार देखिए। आप जब किसी एक म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ का रिटर्न कमाते हैं तो उस म्यूचुअल फंड आपके उस 1 करोड़ में से 15 से 20 लाख रुपया काट लेती है एक्सपेंस रेशियो के नाम पर। एक्सपेंस रेशियो के बाद अलग से एग्जिट लोट के नाम पर उस म्यूचुअल फंड आपसे 10 से 15 हजार रुपया काट लेती है, जो आपको पता ही नहीं चलता। मान लो आप किसी एक म्यूचुअल फंड में 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए, चाहे वो एक साथ हो या फिर आपने हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया और आपने टोटल 20 लाख इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए, और उस म्यूचुअल फंड आपको एवरेज 15% रिटर्न देता है। एक नॉर्मल रिटर्न होता है। तो 20 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इस रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करना होगा। एसआईपी कैलकुलेटर दिख रहा है कि 20 साल बाद आपको एक साथ 1 करोड़ 21 लाख का रिटर्न मिलेगा। बट एक कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपसे एक्सपेंस रेशियो लेता है और ज्यादातर म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1% होता है। यानी आपका टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे 1% अमाउंट माइनस करना होगा। ये एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर पर जाना होगा। ये एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर दिख रहा है कि 20 साल बाद उस म्यूचुअल फंड से एक्सपेंस रेशियो माइनस करने के बाद आपको 1 करोड़ 5 लाख का रिटर्न मिलेगा। बाकी 16 लाख का अमाउंट वो म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपसे काट लेगा, जो आपको मिलना चाहिए था। आप सोचिए, 10-20 हजार नहीं, आपको 16 लाख रुपया कम मिलेगा। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के बदले किसी एक इंडेक्स फंड में 20 साल के लिए ये 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो उस इंडेक्स फंड से आपको 1 करोड़ 18 लाख का रिटर्न मिलता, क्योंकि इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से लगभग आधा होता है। इसलिए इंडेक्स फंड में आपको सिर्फ 3.5 लाख के आसपास एक्सपेंस रेशियो देना होगा और आपको इसके बदले 10 से 11 लाख का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। और अगर आप किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस ईटीएफ से 1 करोड़ 21 लाख का रिटर्न मिलेगा। उस ईटीएफ आपसे सिर्फ 34,000 का एक्सपेंस रेशियो लेगा, क्योंकि ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड की तुलना में 10 से 15 गुना कम होता है। अब आप सोचिए, आपने इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में एक भी रुपया ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया और एक साल भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, आपको सेम साल में 10 से 15 लाख का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। अब आपने देखा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कितना बेवकूफ बनते हैं। बट ये सुनकर आप किसी भी इंडेक्स फंड या ईटीएफ में आंख बंद करके इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। दोनों में इन्वेस्ट करने की प्रोसेस अलग है, दोनों में रिस्क अलग है, दोनों में फैसिलिटीज भी अलग है। हो सकता है आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था और आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दिया और बाद में जाके फंस गए। आप पहले ये इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में क्या क्या फैसिलिटीज एंड डिफरेंसेस है वो समझिए, और उसके बाद आपके सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझने के बाद आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, इंडेक्स फंड या ईटीएफ। इसलिए आप एट फर्स्ट ये इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है वो समझिए। आज हम ये 9 मेजर पैरामीटर के बेसिस पर विचार करेंगे कि ये इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। एट फर्स्ट हम समझते हैं कि इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ क्या होता है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तरह एक फंड होता है। किसी भी इंडेक्स फंड की एएमसी यानी उस इंडेक्स फंड की कंपनी किसी एक इंडेक्स को ट्रैक करती है और उस इंडेक्स में जितनी सारी कंपनी है, लोगों के पैसों को उन सभी कंपनी में प्रोपोर्शन के हिसाब से इन्वेस्ट करती है। मान लो आपने एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, तो इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की जो एएमसी वो कौन है, एसबीआई। यानी एसबीआई इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देखभाल करती है। आपने एसबीआई की उस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में प्रोपोर्शन के हिसाब से आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। सिमिलरली सेंसेक्स इंडेक्स में 30 कंपनियां होते हैं, बैंक निफ्टी में टॉप बैंक्स होते हैं, आईटी निफ्टी में टॉप आईटी कंपनी होते हैं। ये अलग अलग इंडेक्स के लिए अलग अलग इंडेक्स फंड होते हैं। ये तो हो गया इंडेक्स फंड की बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये ईटीएफ भी
इंडेक्स फंड की तरह एक फंड होता है, बट ये ईटीएफ में एक पर्टिकुलर वर्ड है, वो है एक्सचेंज। हमारे देश में दो एक्सचेंज है, एनएसई या बीएसई। एक्सचेंज का मतलब आप ये समझिए कि शेयर बाजार। एक्सचेंज में किसी भी कंपनी का शेयर ट्रेड होता है। आपको शेयर खरीदना है तो एक्सचेंज से ही खरीदना होगा, बट आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है या इंडेक्स फंड खरीदना है तो आपको उस म्यूचुअल फंड वाले कंपनी या इंडेक्स फंड वाले कंपनी, जिसको हम एएमसी कहते हैं, उससे डायरेक्ट खरीदना होगा। लेकिन आप स्टॉक्स डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद सकते हैं। आपको स्टॉक्स खरीदना है या बेचना है तो आपको ये बीएसई या एनएसई एक्सचेंज में ही बेचना होगा। सिमिलरली ये ईटीएफ वन एंड ओनली फंड जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, यानी आपको खरीदना है तो एक्सचेंज से खरीदना होगा और आपको बेचना है तो एक्सचेंज में ही बेचना होगा। इसलिए ये ईटीएफ में एक्सचेंज एंड फंड दोनों वर्ड मिक्स्ड है। ये ईटीएफ भी इंडेक्स फंड की तरह किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करती है। जैसे कि निफ्टी 50 का ईटीएफ होता है, बैंक निफ्टी का ईटीएफ होता है, आईटी निफ्टी का ईटीएफ होता है, सेंसेक्स का भी ईटीएफ होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग बेंचमार्क यानी इंडेक्स की अलग अलग ईटीएफ है। अगर आप निप्पॉन इंडिया की निफ्टी 50 ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो निप्पॉन इंडिया यानी जो उस ईटीएफ को देखभाल करती है वो आपके पैसों को निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं उस 50 कंपनियों में प्रोपोर्शन के हिसाब से आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा, एकदम सेम इंडेक्स फंड की तरह। बट आप एक डिफरेंस समझिए यहाँ से कि इंडेक्स फंड को खरीदना है तो आपको एएमसी यानी इंडेक्स फंड कंपनी से खरीदना होगा, और अगर आपको ईटीएफ खरीदना है तो आपको एक्सचेंज से खरीदना होगा। अब देखते हैं कि दोनों का फंड टाइप कैसा है। इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है और ईटीएफ भी एक पैसिव फंड होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है फंड टाइप के हिसाब से। ये पैसिव फंड क्या होता है? पैसिव फंड का मतलब कि ये इंडेक्स फंड या ईटीएफ की जो फंड मैनेजर है उसको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको पैसों को कौन कौन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। वो आपके पैसों को यानी लोगों के पैसों को कलेक्ट करेगा और उस ईटीएफ या इंडेक्स फंड जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उस इंडेक्स में सभी कंपनियों में प्रोपोर्शन के हिसाब से आपके पैसों को यानी लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करेगा। फंड मैनेजर को कंपनी के बारे में ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये दो फंड एक पैसिव फंड होता है। हमारा तीसरा डिफरेंस ए रिस्क एंड रिटर्न। इंडेक्स फंड में सच बताओ तो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होते, क्योंकि आप जिस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे उस इंडेक्स फंड जिस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उन इंडेक्स की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और टॉप कंपनी का मतलब जिन सारी कंपनी का डूबने का चांस बिल्कुल कम होता है। मान लो आपने निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां हैं, अगर उसमें से 2-4 कंपनी डूब भी जाए बाकी सारी कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न देगा, इसलिए आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपका पैसा बिल्कुल जीरो नहीं होगा, हो सकता है आपको आधा या 1% कम रिटर्न मिले, बट आपको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा और वो भी 14.5 के आसपास या कभी कभी 15 भी हो जाता है। आपको ये 14 से 15% की रिटर्न शेयर मार्केट को छोड़कर और किसी जगह में भी नहीं मिलेगा। आपको ये 14 से 15% रिटर्न मिल रहा है बिल्कुल लो रिस्क में। अगर आप म्यूचुअल फंड की डाटा देखेंगे 80% म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते, यानी 80% म्यूचुअल फंड की रिटर्न इंडेक्स फंड से भी कम होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो और बाकी सारे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो क्यों मैं खामोखा रिस्क लेकर इंडेक्स फंड से कम रिटर्न लूं? उससे तो अच्छा है कि मेरा पैसा बिना रिस्क में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा। बट यहाँ पर आप डिसीजन मत लीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप पूरा डिफरेंस देखिए उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि बाकी सारे बहुत डिफरेंसेस हैं। और ईटीएफ में ऐसे कुछ फैसिलिटीज भी है जो इंडेक्स फंड से बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा। ईटीएफ में भी इंडेक्स को ट्रैक करती है, यानी इंडेक्स में सभी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए यहाँ रिटर्न की कोई रिस्क नहीं होते। लेकिन ईटीएफ में एक रिस्क होता है, वो है लिक्विडिटी का। वो मैं ये लिक्विडिटी सेक्शन में आकर आपको समझाऊंगा। ये ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड में वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस है जो ज्यादातर लोग बात नहीं करते, इसलिए कुछ लोग आंख बंद करके ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देते हैं तो कुछ लोग आंख बंद करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इन डिफरेंसेस को पूरा समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। अगर रिटर्न की बात करें तो आप जिस इंडेक्स की इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे उस इंडेक्स में जितनी सारी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों ने मिलकर जो एवरेज रिटर्न देता है आपको उस इंडेक्स फंड से वो एवरेज रिटर्न मिलेगा। अगर आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स की इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 14.5% के आसपास लॉन्ग टाइम में एवरेज रिटर्न मिलता है और शॉर्ट टाइम में यानी 3 से 5 साल के अंदर 18% का रिटर्न मिल सकता है, जो पास्ट हिस्ट्री में देखा गया।
बट अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो ये रिटर्न बढ़ सकती है। तो ये रिटर्न 20% या 30% भी हो सकता है। ये ईटीएफ में रिटर्न इसलिए बढ़ जाता है कि ईटीएफ में डिमांड एंड सप्लाई काम करती है। यानी ईटीएफ जो इंडेक्स को ट्रैक करती है, उस इंडेक्स में जितनी सारी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों ने एक एवरेज रिटर्न देता है। मान लो वो 15% एवरेज रिटर्न देता है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर रिटर्न बढ़ जाता है। यानी जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगा उस चीज की कीमत बढ़ेगा। ये सिंपल बात है। स्टॉक्स में भी सेम इसी तरह काम करता है। इसलिए आप स्टॉक्स की हिस्ट्री में देखेंगे कि ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो पिछले साल में एवरेज 10% रिटर्न दिया, लेकिन उसका स्टॉक्स 30% से ज्यादा बढ़ गई। तो ये इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक्स यूनिट लिमिटेड होता है। सिमिलरली ईटीएफ यूनिट भी लिमिटेड होता है। यानी जिस दिन ईटीएफ लॉन्च हुई, अगर उस दिन उस कंपनी अनाउंस किया कि मैं 10,000 यूनिट लॉन्च कर रहा हूं, तो अगले 5 साल, 10 साल या 15 साल में एक भी यूनिट नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये इंडेक्स फंड में यूनिट लिमिटेड नहीं होता है। यानी लोगों ने जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, ये इंडेक्स फंड की यूनिट भी उतना बढ़ता जाएगा। अब आते हैं हमारा थर्ड डिफरेंसेस पर। एक डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है 0.2% से लेकर 0.7% के बीच। बट ईटीएफ में ये एक्सपेंस रेशियो 0.01% से लेकर 0.3 से 4% के बीच ये एक्सपेंस रेशियो होता है। यानी ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से लगभग 4-5 गुना कम होता है। ये सिर्फ 0.3 या 5% एक्सपेंस रेशियो कम होने से लॉन्ग टाइम में यानी 20-25 साल में आपको 10 से 12 लाख का ज्यादा रिटर्न मिलता है ये ईटीएफ से। बट यहाँ ये एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से इंडेक्स फंड से आपको 10 से 12 लाख का कम रिटर्न मिलेगा। बट जो बात मैंने पहले कहा था, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1% होता है। यानी म्यूचुअल फंड से आपको 15 से 20 लाख का कम रिटर्न मिलेगा। तो ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपके पैसों को मैनेज करने के लिए यानी देखभाल करने के लिए आपसे जो चार्ज लेती है उसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। और दूसरा चार्ज लेता है एग्जिट लोड। ये एग्जिट लोड का मतलब कि पैसा निकलते वक्त यानी किसी भी इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड से पैसा निकलते वक्त आपको वो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड जो चार्ज लेती है उसको एग्जिट लोड कहा जाता है। ज्यादातर इंडेक्स फंड में 95% इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड 0 होता है। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड 0.2% के आसपास होता है। ये ज्यादा मायने नहीं रखता, बट म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड बहुत ज्यादा होता है। बट ईटीएफ में एग्जिट लोड बिल्कुल 0 होता है। यहां तक आपने ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड में दो मेजर डिफरेंस देख लिया। वो है ये रिटर्न की डिफरेंस एंड एक्सपेंस रेशियो की डिफरेंस। ये दो डिफरेंस बहुत मेजर डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है ये ट्रेडिंग एंड प्राइसिंग। ये ट्रेडिंग का मतलब कि आप एक ही दिन के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड को नहीं खरीद सकते हैं और नहीं बेच सकते हैं। बट आप एक ही दिन के अंदर किसी भी ईटीएफ को जितनी बार चाहे उतनी बार खरीद कर बेच सकते हैं। और ये प्राइसिंग का मतलब कि आपको किस टाइम में ये यूनिट मिलेगा। अगर आप 3 PM से पहले इंडेक्स फंड खरीदा तो आपको उसी दिन डे एंड में जाकर ये यूनिट मिलेगा। बट अगर आप 3 PM के बाद खरीदा तो आपको नेक्स्ट दिन डे एंड में जाकर उस यूनिट मिलेगा। मैं इसको और भी थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो आपने आज सुबह 11 बजे एक इंडेक्स फंड की एक यूनिट खरीदा, तब उस एक यूनिट की प्राइस था 100 रुपया। आपने 100 रुपया में एक यूनिट खरीदा, बट आपने देखा कि 4:30 बजे से पहले यानी जब मार्केट बंद हुई तब उस एक यूनिट की प्राइस 110 रुपया हो गई। तो आपने तो एक यूनिट 100 रुपया से खरीदा, तो आपको 100 रुपया के बदले एक यूनिट मिलना चाहिए था। लेकिन इंडेक्स फंड के रूल्स के हिसाब से आपको एक यूनिट नहीं मिलेगा, एक यूनिट से कम मिलेगा। क्योंकि मार्केट बंद होने के टाइम एक यूनिट की प्राइस बढ़कर 110 रुपया हो गई। यानी आपको लगभग 90% के आसपास यूनिट मिलेगा। तो यहाँ आपका 10 रुपया लॉस हुई। अब सोचिए अगर आप यहाँ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो आपको कितना रुपया लॉस होता, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बट ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। आप जिस टाइम ईटीएफ खरीदते हैं उस टाइम ईटीएफ की जो इंस्टेंट प्राइस चलती है आपको उस प्राइस के हिसाब से यूनिट मिल जाएगा। मान लो आपने सुबह 11 बजे किसी एक ईटीएफ की एक यूनिट खरीदा और उस टाइम उस यूनिट की प्राइस 100 रुपया, तो आपको 100 रुपया में ही
वो ETF मिल जाएगा। आपको डे एंड तक वेट करना नहीं होगा। अगर आपने देखा कि डे एंड से पहले यानी 4:30 बजे से पहले उस एक यूनिट की प्राइस 150 हो गई, तो आपने उस यूनिट को बेचकर एक 50 रुपया की प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में डे एंड से पहले आपको यूनिट ही नहीं मिलता, और डे एंड के बाद यूनिट मिलने का मतलब आपको बेचने के लिए अगले दिन तक वेट करना होगा। और अगर आप 3 बजे से बाद खरीदते हैं तो आपको उसी दिन डे एंड में नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट दिन डे एंड में जाकर यूनिट मिलेगा। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि इंडेक्स फंड में ट्रांसपेरेंसी कम होती है, क्योंकि पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ कि 3 बजे से पहले इंडेक्स फंड खरीदने के बाद भी डे एंड में जाकर लोगों को वो इंडेक्स फंड की यूनिट नहीं मिला, लोगों को अगले दिन डे एंड तक वेट करना पड़ा। यहाँ प्रॉब्लम में होता है कि मान लो आज शेयर मार्केट 5% गिर गया और आपने 5% प्रॉफिट कमाने के लिए 1 लाख या 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। आपने सोचा कि मुझे तो डे एंड में यूनिट मिल जाएगा, इसलिए आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। बट अगर आपने देखा कि आपको नेक्स्ट डे एंड में यूनिट मिल रहा है और तब शेयर मार्केट वो 5% रिकवर कर गई, यानी आपको 0 प्रॉफिट हुआ, तो आप खामों का 10 लाख क्यों इन्वेस्ट करेंगे अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं मिला। इसलिए इंडेक्स फंड में ये ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। बट ETF में आपको इंस्टेंट प्राइस में यूनिट मिल जाता है, तो आपको जो कुछ भी हो रहा है वो आपके आंखों में सामने ही होगा। इसलिए ETF में ट्रांसपेरेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा फिफ्थ डिफरेंस होता है कि किसी भी इंडेक्स फंड को खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट या ब्रोकरेज ऐप की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट AMC से ये इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, इसलिए आपको वो डीमैट अकाउंट ओपनिंग फीस एंड अकाउंट मेंटेनेंस फीस नहीं देना होता। बट मैंने पहले ही कहा कि ETF आप डायरेक्ट AMC से नहीं खरीद सकते हैं। आपको ETF खरीदना है तो आपको एक्सचेंज से खरीदना होगा, इसीलिए ETF के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। इसलिए आपको ब्रोकरेज ऐप में एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है और उसके लिए आपको अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी देना होता है। ये अकाउंट ओपनिंग फीस कभी कभी 0 भी होता है और कभी कभी 300 रुपया भी होता है, और ये अकाउंट मेंटेनेंस फीस कभी कभी 0 होता है तो कभी कभी पर ईयर 300 रुपया होता है। इसके अलावा आपको और एक फीस देना होता है ETF में, वो है कि ETF स्टॉक्स की तरह होता है, इसलिए आप जब स्टॉक्स खरीदते हैं और जब स्टॉक्स बेचते हैं उसके ऊपर ब्रोकरेज फीस भी देना होता है। बट इंडेक्स फंड में आपको ये फीस नहीं देना होता है। ETF में वो फीस अलग अलग ब्रोकरेज में अलग अलग होते हैं, जैसे कि 12 रुपया, 14 रुपया, 25 रुपया, इसी तरह होता है। अब आते हैं 6 डिफरेंस के ऊपर कि मिनिमम SIP अमाउंट। इंडेक्स फंड में आप मिनिमम 100 रुपया से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ इंडेक्स फंड में ये SIP अमाउंट मिनिमम 500 रुपया भी होता है। बट ETF में किसी भी तरह का कोई मिनिमम SIP अमाउंट नहीं होता है, क्योंकि ETF में आपको यूनिट खरीदना है। अगर आपको खरीदना है तो आपको मिनिमम 1 यूनिट खरीदना होगा। मान लो कि किसी एक ETF की 1 यूनिट प्राइस 10 रुपया, तो आप 10 रुपये से वो यूनिट खरीद सकते हैं। मान लो कि किसी एक ETF की यूनिट प्राइस 1 यूनिट प्राइस 1000 रुपया, तो आपको उस ETF में मिनिमम 1000 रुपया इन्वेस्ट करना है। तो ETF में किसी भी तरह का कोई मिनिमम SIP अमाउंट नहीं होता है, आपको मिनिमम 1 यूनिट खरीदना होता है। उसके बाद देखते हैं ये SIP टाइप। इंडेक्स फंड में आप मैनुअल SIP कर सकते हैं और ऑटो SIP भी कर सकते हैं। ये SIP के लिए आप हर महीने की एक फिक्स डेट सिलेक्ट करते हैं। मान लो कि आपने हर महीने की 15 तारीख को SIP इन्वेस्ट करने के लिए सिलेक्ट किया, तो आपने हर महीने 15 तारीख को खुद बैंक से इंडेक्स फंड में वो अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ऑटो SIP कर सकते हैं। अगर आपने ऑटो SIP सिलेक्ट किया तो बैंक से ऑटोमेटिकली उस डेट में अमाउंट कट कर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। बट ETF में आपको हर महीने मैनुअल SIP करना होगा, यहाँ ऑटो SIP नहीं होता है। अब हमारा लास्ट डिफरेंस और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब कि किसी भी इंडेक्स फंड या ETF की यूनिट बेचकर कैश में ट्रांसफर करना, यानी आपके प्रॉफिट को यानी रिटर्न्स को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, इसी को ही लिक्विडिटी कहा जाता है। मान लो कि आपने किसी भी इंडेक्स फंड या ETF की 1000 यूनिट खरीदा, वो 1000 यूनिट खरीदने के लिए आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, और 20 साल बाद ये 1000 यूनिट की
वैल्यू 1 करोड़ हो गई। इसलिए आपने ये 1000 यूनिट को बेचकर ये 1 करोड़ का रिटर्न कमाना चाहते हैं। अब आप एक सिचुएशन को याद कीजिए कि आज आप ये 1000 यूनिट को बेचकर 1 करोड़ का रिटर्न कमाना चाहते हैं, लेकिन आप ये 1000 यूनिट को बेच नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका ये 1 करोड़ का प्रॉफिट की बात तो छोड़ो, आपका ये 10 लाख भी डूबने के लिए खड़े हैं। इसी को ही लिक्विडिटी प्रॉब्लम कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं बेच पाऊंगा, मैं जिस फंड से ये इंडेक्स फंड हो या ईटीएफ खरीदा, मैं उसी फंड को ही बेचूंगा और उस फंड ये 1000 यूनिट के बदले मुझे 1 करोड़ का रिटर्न दे देगा। यही तो सिंपल बात है। बट हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कभी नहीं आएगा। इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी का किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंडेक्स फंड क्या करते हैं, आपके पैसों को लेकर उस इंडेक्स में जितनी सारी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। आप जब पैसा निकालने के लिए जाते हैं, आपके पैसों को देकर जिन सारी कंपनियों का स्टॉक्स खरीदा उस स्टॉक्स को बेच देते हैं और आपको रिटर्न दे देता है, क्योंकि एएमसी यानी इंडेक्स फंड वाली कंपनियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके पैसों को हिसाब के अनुसार रिटर्न करना। बट ईटीएफ में आप किसी एएमसी से ए फंड नहीं खरीदते हैं, यानी ईटीएफ की यूनिट नहीं खरीदते हैं, आप एक्सचेंज से खरीदते हैं। इसीलिए एएमसी यानी ईटीएफ वाले कंपनी ये रिटर्न के लिए किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। इसीलिए ईटीएफ में ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। ये ईटीएफ एकदम स्टॉक्स की तरह होता है। आप जब किसी भी कंपनी का स्टॉक्स खरीदा, इसका मतलब अपोजिट में कोई ना कोई वो स्टॉक्स बेचा। सिमिलरली आप जब स्टॉक्स बेचना चाहते हैं यानी ईटीएफ बेचना चाहते हैं, सिमिलरली अपोजिट में किसी ना किसी को होना चाहिए उस ईटीएफ की यूनिट खरीदने के लिए। अगर बेचने के लिए आप हैं बट खरीदने के लिए कोई नहीं है, तो आप बेच नहीं पाएंगे, आपको वेट करना होगा उस ईटीएफ की यूनिट को बेचने के लिए। इसीलिए ईटीएफ में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट पिछले कुछ साल की डाटा को देखा जाए तो लार्ज कैप यानी लार्ज वॉल्यूम की ईटीएफ में ये लिक्विडिटी का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने जितनी लार्ज कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, जितनी बार बेचना चाहा, मैं तुरंत ही बेच पाया। मुझे लिक्विडिटी का अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट आपके साथ ये नहीं आएगा, ये 100% नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम है, बट अगर आप लार्ज कैप यानी लार्ज वॉल्यूम की ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना नहीं होगा। बिकॉज पिछले कुछ साल में लोगों के लिए ये ईटीएफ एक अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था, बट प्रेजेंट साल में देखा गया ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट 80% बढ़ गई, यानी 80% लोग अब ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए प्रेजेंट साल में ईटीएफ में ये इक्विटी का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है। अभी तक आपने ये इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में क्या क्या मेजर डिफरेंस है वो आपने अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होना चाहिए, यानी आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में। आपने ये 9 मेजर डिफरेंसेस को देखने के बाद आपने एक चीज समझ लिया कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप मार्केट की सिचुएशन को देखना ही नहीं चाहते, आप रिटर्न्स के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते और आप 14 से 15% रिटर्न में ही खुश रहना चाहते हैं, तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिस्क सबसे मिनिमम होता है। यहाँ जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड से कम होता है। ये इंडेक्स फंड में 0.5% एक्सपेंस रेशियो कम होने से आपको 20-25 साल बाद 10 से 12 लाख रुपया एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। और ज्यादातर इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड भी नहीं होता है। और इंडेक्स फंड की और एक खासियत यह है कि यहाँ रिस्क सबसे कम होता है और आप यहाँ ऑटो एसआईपी कर सकते हैं। आप यहाँ एक बार ऑटो एसआईपी ऑन कर दिया और 20-25 साल के लिए छोड़ दिया। हर महीने की एक फिक्स डेट में आपके बैंक अकाउंट से ये एसआईपी अमाउंट इंडेक्स फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको शेयर मार्केट के बारे में सोचना ही नहीं है 20-25 साल के लिए। बस आपने एक दिन रिसर्च किया और एक अच्छे इंडेक्स फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दिया। यानी एक लाइन में कहा जाए, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, आप ऑटो एसआईपी करना चाहते हैं, आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप रिटर्न को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑपोजिट में आता है ईटीएफ। ईटीएफ के लिए क्या सिचुएशन होना चाहिए? अगर आपके पास मार्केट एनालिसिस करने के लिए टाइम है, आप मार्केट के डीप में यानी एकदम लो पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। बट ईटीएफ में एक चीज सबसे अच्छा है कि ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो
सबसे लो होता है, यहाँ तक कि इंडेक्स फंड से भी 5 गुना लो होता है। ईटीएफ में कुछ प्रॉब्लम है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ईटीएफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगता है वो है लिक्विडिटी का। इसलिए आपको ऑलवेज एक लार्ज कैप एंड लार्ज वॉल्यूम के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये देख लेना चाहिए क्या आपके पास एक डीमैट अकाउंट है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप अपस्टॉक्स एंड एंजल वन जैसी बेस्ट ब्रोकरेज ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये 2 ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने ये इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझ लिया, और आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी समझ लिया। अब आप आपके सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले।